जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका आज डे 54 है, जो कि यहाँ पे सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका जितना भी PDF है ना आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाके आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे होमवर्क सीरीज का आपका दूसरा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आपको शुरू से ही आपका होमवर्क सीरीज जो सेकेंड स्टार्ट होगा ना मई में, उसको मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर ये होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे कवर करवाऊंगी। तो चलिए इस टेस्ट को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला टेस्ट है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा गया है, तो अमीनो एसिड तो नहीं हो जाएगा, मंड हो जाएगा और शर्करा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना तो वो टूटता किस में है, तो वो जब भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमेशा यहाँ पे आपका ग्लूकोज में टूटता है। वहीं पर अगर प्रोटीन पूछा जाएगा तो वो अमीनो एसिड में टूटता है। और ये आपका अगर वसा पूछा जाएगा तो वसा का जो अंतिम उत्पाद होता है ना पाचन का, ये आपका हो जाएगा फैटी एसिड, या फिर इसी को हम लोग ग्लिसरॉल के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से ध्यान रखिएगा कि इसके टोटल 3 प्रकार होते हैं। पहला तो आपका मोनोसेकेराइड हो जाएगा, दूसरा आपका डाइसेकेराइड और तीसरा आपका यहाँ पे पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ विटामिन है, इससे संबंधित यहाँ पे ये रोग है। तो पहला यहाँ पे विटामिन ए है। देखिए विटामिन ए की जब कमी होती है ना तो आँख संबंधित यहाँ पे रोग होता है। तो यहाँ पे तो आपका ये हो जाएगा दृष्टिहीनता हो जाएगा। दूसरा आपका विटामिन B1 है, जो कि इसकी कमी से आपका बेरी रोग होता है। वहीं भी विटामिन सी, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, यहाँ पे आपका एस्कॉर्बिक नामक यहाँ पे रोग हो जाता है। वहीं पे विटामिन डी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका रिकेटस नामक रोग हो जाता है बच्चों को। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सुमेलित पूछा गया था, तो 1 का तो आपका हो जाएगा 3, 1 का 3 हो जाएगा, 2 का आपका 1 हो जाएगा, 1 का 3। देखिए यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो 1 का 3 है, 2 का आपका 1 हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा, सी का 4, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था और कितने विटामिन वर्तमान में हैं, उनका आप लोग रासायनिक नाम लिख के बताइएगा। देखिए जब भी विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो यही पूछा जाता है कि उनका रासायनिक नाम क्या है और उनका काम क्या है। तो आप लोग फटाफट जाके कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो। कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस पूछा गया है। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिए कि इसके लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा जल। उसके बाद यहाँ पे आपका सनलाइट और यहाँ पे आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज बनता है उत्पाद में, उसके बाद यहाँ पे आपका जल बनता है, उसके बाद यहाँ पे आपका ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपको क्लोरोफिल भी जरूरी होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होता है, ऑक्सीजन भी और जल भी और प्रकाश भी। तो ये सभी के सभी यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण से एक फैक्ट और भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पे होता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्लोरोफिल में इसका प्रकाश संश्लेषण होता है, और ये हमेशा सूर्य के लाल किरणों में ही होता है। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ पहला उत्पाद और अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला उत्पाद अगर पूछेगा तो ग्लूकोज हो जाएगा, और अंतिम उत्पाद पूछेगा तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे कुछ संधि है, इसकी ये विशेषताएं हैं। तो पहला यहाँ पे धुराग्र संधि हो जाएगा। देखिए धुराग्र संधि जो होता है ना वो गर्दन और सिरों को जोड़ने वाली संधि होता है, तो इसका तो 2 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे अचल संधि की बात करते हैं, तो यहाँ पे गति ना करने वाली संधि को हम लोग अचल संधि के नाम से जानते हैं। तीसरा यहाँ पे कंदुक खलीखा संधि हो जाएगा, जो कि सभी दिशाओं में गति को प्रदान करता है, तो इसका यहाँ पे 1 हो जाएगा। चौथा यहाँ पे हिंज संधि की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि एक ही दिशा में गति करने वाले संधि को हम लोग हिंज संधि के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा, 1 का आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका 2 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, उसके बाद सी का आपका हो जाएगा 1, उसके बाद आपका हो जाएगा डी का यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखें कि सहजीवी संबंध कहते किसे हैं। तो सहजीवी संबंध में क्या होता है ना कि 2 चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं, वो एक दूसरे के बिना बन नहीं सकती है। तो यहाँ पे सहजीवी संबंध पूछा है, तो पहला तो यहाँ पे शैवाल और कवक हो जाएगा, और दूसरा आपका पादप और जीवाणु हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 1 और 4 हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी है तो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये आपका C6H12O6 होता है। तो ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये मिलके बना होता है। तो आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे एक गलत कथन पूछा गया है। तो पहला है कि पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए जितने भी पाचक रस होते हैं ना, वो जटिल पदार्थ को तोड़ के ये सरल पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अमाशय की जो आंतरिक भित्ति है क्षुद्रांत हो जाएगा, आहार नाल से समृद्ध ग्रंथि है पाचक रस को स्रावित करती हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केवल आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन पूछा गया है। यहाँ पे कुछ अंग है और इससे संबंधित ये आपकी विशेषताएं हैं। पहला यहाँ पे अमाशय दिया गया है। तो अमाशय का यहाँ पे संबंध हो जाएगा आपका अम्ल से। देखिए अमाशय से ही आपका HCl निकलता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, छोटी आंत की बात करते हैं तो जितना भी पचा हुआ भोजन होता है ना, वो छोटी आंत में ही रुधिर वाहिकाओं के द्वारा यहाँ पे अवशोषण कर लिए जाते हैं। तीसरा, यहाँ पे बड़ी आंत की बात करते हैं तो यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। और चौथा, यहाँ पे यकृत की बात करते हैं तो शरीर में की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है ना, उसको हम लोग यकृत कहते हैं। तो देखिए 1 का यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 1 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का 1 तो ये कट जाएगा। उसके बाद छोटी आंत का 2 हो जाएगा। तो 4 के बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पाचन क्रिया के संदर्भ में पूछा गया है, यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है। पहला है कि कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि वसा जो है वो वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि प्रोटीन अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीनों का तीनों कथन जो है ना, ये आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्टरी जो थर्मामीटर है का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही कथन पूछा गया है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका अम्ल दिया गया है, इससे संबंधित यहाँ पे आपका पदार्थ दिया गया है। तो पहला आपका फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल का यहाँ पे चींटी के डंक में पाया जाता है। दूसरा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो चूने के पानी का यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा आपका टार्टरिक एसिड की बात करते हैं तो इमली और जो अंगूर होता है ना, यहाँ पे आपका टार्टरिक एसिड ही पाया जाता है। वहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ये आपका साबुन में देखने को मिलेगा। तो 1 का आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका ये कट जाएगा। सी का आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका डी का यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ब्लड में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है ना, इसके बारे में विचार करने के लिए कह रहा है। पहला कह रहा है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। को ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग ब्लड की करते हैं तो हमारी जो बॉडी होते हैं ना, उसमें ब्लड 2 भाग में पाया जाता है। एक तो आपका द्रवित वाला पार्ट होता है और एक आपका ठोस वाला भाग होता है। जो आपका द्रव वाला पार्ट होता है ना, इसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और ये ब्लड का कम से कम 55 से लेके 60% तक सिर्फ ब्लड में हमें प्लाज्मा ही देखने को मिलता है। बाकी का जो पार्ट होता है ना, आपका 40 से 45% जो आपका ठोस वाला पार्ट होता है, इसी में हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें आरबीसी देखने को मिलता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद हमें यहाँ पे प्लेट देखने को मिलता है। आरबीसी क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये जो ऑक्सीजन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका ये परिवहन करता है। वहीं पे डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि शरीर होते हैं उनको रोगों से ये बचाता है डब्ल्यूबीसी। वहीं पे प्लेट क्या करता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इतने सारे फैक्ट थे जो कि ब्लड से संबंधित थे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का कार्य पूछा गया है। अगर आपसे आरबीसी का कार्य पूछा जाएगा तो उसे ध्यान रखिएगा। ये ऑक्सीजन और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसका ये परिवहन करते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि रोगाणुओं का ये विनाश करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है। देखिए मानव शरीर में जो परिसंचरण तंत्र होता है इनका पार्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे किडनी का तो पार्ट शायद नहीं होता है, किडनी का यहाँ पे नहीं होता है। किडनी का जो पार्ट है ना वो आपका उत्सर्जन तंत्र में ये कार्य करता है। यहाँ पे ब्लड काम करता है, हृदय होता है और रक्त वाहिकाएँ होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 3 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो वैसा दिया गया नहीं है। लेकिन आपका जो परिसंचरण तंत्र होता है ना उसका पार्ट आपका हृदय भी होता है, आपका ब्लड भी होता है और रक्त वाहिकाएँ भी होती है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। देखिए जो हार्ट का जो स्पंदन होता है ना उसको मापने के लिए हम लोग ECG का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा C। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यहाँ पे यूज किया जाता है। बात अगर हम लोग करते हैं कि इसको हम लोग मापते हैं, लेकिन अगर हम लोग नियंत्रण की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पेसमेकर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हृदय की गति को सुना किससे जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टेथोस्कोप से, जिसकी खोज किया गया था लैनिक के द्वारा, जिससे हम लोग आला के नाम से भी जानते हैं। तो साथ ही साथ आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पौधे का भाग है और उससे संबंधित उनके ये कार्य है। रंध्र क्या करता है कि ये वाष्पोत्सर्जन में ये सहायक होता है। तो एक का आपका 3 हो जाएगा। वहीं पे जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम क्या करता है कि ये जल का परिवहन करता है पूरे प्लांट में। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। फ्लोएम क्या करता है, जो आपका पत्ती में खाना बनता है ना उसको पूरे जो प्लांट का जो पूरा शरीर होता है ना वहाँ पे ये पहुँचाता है। तो ये भोजन का परिवहन करता है। वहीं पे मूल रोम क्या करता है, ये जल का अवशोषण करता है। उसके बाद ही जल जो है वो प्लांट में ऊपर की ओर चढ़ती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक का आपका 3 हो जाएगा। तो ये तो आप ऐसे ही कट कर दीजिए। एक का 3 हो जाएगा, 2 का आपका 1 हो जाएगा, 3 का आपका 1 हो जाएगा। हाँ देखिए आपका C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। देखिए फुफ्फुस धमनी जो होती है ना वो ऑक्सीजन जो समृद्ध जो रक्त होता है ना उसका प्रवाह यह नहीं करती है। दूसरा बोला गया कि फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए धमनी जो होता है ना वो हमेशा शुद्ध रक्त को ही लेके जाता है। धमनी याद रखिएगा हमेशा शुद्ध रक्त को लेके जाता है। और जो शुद्ध रक्त होते हैं ना उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। वहीं पे आपका ये जो सीरा होता है ना वो हमेशा अशुद्ध रक्त को लेके जाता है। अशुद्ध रक्त में आपका कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। लेकिन इसका एक अपवाद है, अगर धमनी का अपवाद पूछा जाएगा तो फुफ्फुस धमनी याद रखिएगा कि फुफ्फुस धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त ही प्रवाह होता है। वहीं पे फुफ्फुस सीरा का अपवाद आपका हो जाएगा फुफ्फुस सीरा, जिसमें ऑक्सीजन रहित यहाँ पे रक्त का प्रवाह किया जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों में से दोनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आविष्कारक है और ये इनका आविष्कार करता है। तो सबसे पहले किनवन पूछा गया है। तो किनवन का यहाँ पे हो जाएगा लुई पास्चर के द्वारा। पेनिसिलिन की बात करते हैं तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। अगर चेचक का टीका की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जेनर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। सिलस एंथ्रेसिस की बात करते हैं तो ये आपका रॉबर्ट कोच हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए पेनिसिलिन वाला आई थिंक बिहार दरोगा में शायद पूछा हुआ है। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे कोशिका के संदर्भ में बताया गया है। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला बोल रहा है कि यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना होती, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, ये देखिए बिल्कुल सही है। सबसे पहली बार कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। इन्होंने पेड़ की छाल में, जिसे हम लोग कॉक कहते हैं, उसमें उन्होंने कोशिका की खोज किया था। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। अगर वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तीसरा है कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो देखिए सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया है, तो सबसे छोटी कोशिका तो आपका ये जीवाणु ही होता है, माइक्रोप्लाज्म, और सबसे बड़ा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो यहाँ पे आपका सभी का सभी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बात अगर हम लोग कोशिका की करते हैं तो कमेंट पे बताइएगा कि कोशिका की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंग कौन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा अंडाणु, और सबसे छोटा पूछिएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो ये आपका तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगी। तो साथ ही साथ आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ग्रंथि है, इससे संबंधित जो स्रावित होने वाले हार्मोन है, जैसे कि थायराइड ग्रंथि से आपका स्रावित होता है यहाँ पे थायरॉक्सिन होता है, अंगनाशय में आपका अल्फा बीटा और आपका डेल्टा सेल होता है, जहाँ से बीटा सेल से आपका इंसुलिन का स्रावन होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अधिवृक्क की बात करते हैं तो यहाँ से आपका एड्रेनालिन जो है वो हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जानते हैं। और जब भी आपको डर लगता है ना, तो यही हार्मोन का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्राव होता है। आपका पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो पीयूष आपका जो है ये एक प्रकार का वृद्धि ग्रंथि है, यहाँ से वृद्धि हार्मोन निकलते हैं और इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सभी ग्रंथि को ये कंट्रोल करता है। और इसको कौन कंट्रोल करता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए पहला का 2 था ना, पहला का 2, तो ये तो आपका बीच का कट गया, ये कट गया, पहला का 2 और दूसरा का आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, दूसरा का 3, तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन पूछा गया है, तो पहला कथन है कि इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए प्रकाश का जब परावर्तन होता है ना, तो इसका जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के जस्ट बराबर होता है। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पे होता है। देखिए ये तीनों एक ही तल पे है ना, तो ये दोनों का दोनों कथन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए पहला कथन बोला गया है कि यह ठोस, द्रव, गैस और निर्वात सभी में संचरण करता है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्वनि जो होता है ना, वो हमेशा ठोस, द्रव और गैस में ही सिर्फ वो संचरण करती है, वो कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। दूसरा है कि इसकी तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि मानव कानों के लिए इसकी श्रेय आवृत्ति का पारस रेंज जो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका सही आंसर पूछा गया है, तो 2 और 3 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंगे होती है और इसका गमन हमेशा ठोस, द्रव, गैस में होता है। सबसे ज़्यादा प्रबल ध्वनि आपका ठोस में देखने को मिलता है, उसके बाद आपका यहाँ पे द्रव हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका गैस हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए आपके जो आँख होते हैं ना, उसके ऐसे कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये आपका आइरिस हो जाएगा, तो परितारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आँख की बात करते हैं तो आँख में हमें उत्तल लेंस देखने को मिलता है, तो आप लोग साथ ही साथ उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आविष्कार और आविष्कारक है, तो सबसे पहला यहाँ पे है कि कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, तो एक का यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा किया गया। देखिए सबसे पहली बार जब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, तो एक आपका पेड़ के जो छाल होते हैं ना, जिसको उन्होंने कॉक कहा था, उसमें उन्होंने सबसे पहली बार कोशिका की खोज की थी। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने कोशिका की खोज की थी वो एक प्रकार का डेथ सेल था। उसके बाद जो जीवित कोशिका की खोज किया गया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा। उसके बाद तीसरा है कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। वहीं पे ब्लैक रिएक्शन विधि की बात करते हैं तो ये आपका खोजा गया था कैमिलो गॉल्जी के द्वारा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक का यहाँ पे 4 है, एक का यहाँ पे 4 है, तो आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। देखिए कोशिका में जो उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, वो आपका बना होता है फास्फोलिपिड प्रोटीन से। यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड से ये बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। ये देखिए ये जो आपका जो सेल वॉल होता है ना, इसका निर्माण किया जाता है आपका सेलुलोज से। ये आपका प्लांट में पूछा जाएगा, तो वहीं पे अगर कवक में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका काइटिन हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों, ये आपका सेल हो जाता है। सेल के ऊपरी वाली जो आवरण होता है ना, उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि आपका अधिकतर मनुष्य ये सब में देखने को मिलता है। इसके ऊपर का एक लेयर होता है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, और ये आपको जंतुओं में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये आपको प्लांट हो गया, आपका यहाँ पे आपका कवक हो गया, ये सब में आपको सेल वॉल देखने को मिलता है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखिए कोशिका के अंदर जो है ना, यहाँ पे आपका केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर यहाँ पे आपका क्रोमोसोम पाया जाता है, तो इसी के बारे में यहाँ पे विचार करने के लिए बोला है। सही कथन यहाँ पे पूछ रहा है, यह कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि यह DNA और प्रोटीन से निर्मित होता है, ये भी आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि ये अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये सभी के सभी यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि कोशिका अंगक, यहाँ पे कोशिका के अंग पूछा गया है। तो ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कोशिका का अंग होता है, गोल्जी उपकरण भी होते हैं, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, प्लास्टिड भी होता है और आपका राजधानी भी होता है। मतलब 1 2 3 4 5 सभी के सभी यहाँ पे कोशिका के अंगक हो जाएंगे। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है। तो ये जो लाइसोसोम बनता है ना, इसके लिए उत्तरदायी आपका होता है गोल्जी उपकरण। गोल्जी को ही हम लोग पैकेजिंग प्लेस के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना सब कुछ का रहता है ना मटेरियल, सबको यहाँ पे पैक किया जाता है, उसको यहाँ पे परिवहन भी किया जाता है सबके पास, और उसी से जाके फिर यहाँ पे लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है, यह कोशिका का अवशिष्ट निपटान यंत्र है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। कोशिका जो भी टूट फूट जाती है ना, क्षति हो जाता है, उसको ये निपटा जाता है। दूसरा है कि इसमें बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये भी देखिए आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा गया है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा गया, यह कोशिका का बिजली घर है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो भी आप खाना खाते हो ना, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बाद में जाके टूटता है वो आपका ग्लूकोज में, और जब आप सांस लेते हो तो वहाँ से जब आप ऑक्सीजन लेते हो ना, तो ये भी आपका ऑक्सीजन भी जाता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ना, ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, उसके बाद यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। बाद में इसी ऊर्जा से शरीर के जितने भी रासायनिक कार्य होते हैं ना, यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारे शरीर में जो एनर्जी आता है ना, वो यहीं से आता है। तो एक तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें दोहरी झिल्ली होती है। तो देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि इसके अंदर इसके अपने डीएनए और राइबोसोम होता है, यह देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करता है। तो ये सभी के सभी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में सही हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। यहाँ पे जैव विकास की अवधारणा से संबंधित यहाँ पे हो जाएंगे आपके चार्ल्स डार्विन। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए मोनेरा जगत के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है, इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित यहाँ पे नहीं होता है। दूसरा है कि नील हरित जो शैवाल है इस जगत का उदाहरण है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल आपका 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए उपयुक्त हार्मोन में से कौन से ऐसे हैं जो जंतुओं से लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने के लिए कार्य करता है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एड्रेनालिन हो जाएगा। इसे हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और जब भी आपको डर लगता है ना, तो वहाँ पे इसी हार्मोन को यहाँ पे स्त्राव होता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे मादा जनन तंत्र के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि मादा में जो अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है, ये बिल्कुल सही, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। निषेचन का जो कार्य होता है ना, वो गर्भाशय में नहीं बल्कि गर्भनाल में होता है। तीसरा है कि प्लेसेंटा भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष संरचना है, ये भी देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 1 और यहाँ पे आपका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए गोनेरिया है, गोनेरिया जो है ना, ये आपका जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। वहीं पे सिफिलिस की बात करते हैं तो ये भी आपका जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। वहीं पे मस्सा की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा वायरस से होने वाला रोग, और HIV आपका हो जाएगा वायरस से होने वाला रोग। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे तो कुछ बताया ही नहीं गया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। अगर वायरस पूछेगा तो आपका मस्सा और HIV हो जाएगा, और अगर आपसे जीवाणु पूछा जाएगा तो गोनेरिया और यहाँ पे सिफिलिस हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे मानव नेत्र के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे देखिए कथन सत्य कथन यहाँ पे पूछा गया है। पहला है कि मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि मानव नेत्र में जो प्रकाश होता है ना वो कॉर्निया से होके ही अंदर वो जाती हैं। दूसरा है कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पुतली को ही हम लोग आयरिस के नाम से जानते हैं और मनुष्य का जो आँख होता है ना उसको प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, तो ये आपका आयरिस करता है। तीसरा है कि रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका तीनों का तीनों सही हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या फिर धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की जो दृष्टि होती है ना वो कमी या फिर पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। तो यह व्यक्ति पीड़ित है क्या चीज़ से हो जाएगा, तो ये मोतियाबिंद से हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ना कि निकट की वस्तु तो हमें दिखती है लेकिन दूर की वस्तु हमें नहीं दिखती है। इस रोग को हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं, जहाँ पे हम लोग अवतल लेंस का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर दीर्घ दृष्टि दोष की बात करते हैं तो यहाँ पे दूर की वस्तु तो दिखती है लेकिन निकट की जो वस्तु होती है ना वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। इसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं और यहाँ पे हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। वहीं पे अगर जरा दृष्टि दोष की बात करते हैं तो यहाँ पे ना तो वस्तु निकट की दिखती है और ना ही वस्तु दूर की दिखती है। यहाँ पे क्या होता है कि वस्तु ना तो निकट की दिखती है और ना ही यहाँ पे दूर की दिखती है। इस रोग को हम लोग प्रेस बायोपिया के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे यूज किया जाता है आपका द्विफोकल लेंस, जिसे हम लोग उत्तल और अवतल दोनों का मिक्सअप वाला लेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आँख से संबंधित रोग है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गलत भी हो जाता है, तो आप लोग उसे अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन है कि इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी का सभी सही हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। तो पहला कथन है कि सलजम मूल का रूपांतरण है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, आलू तने का रूपांतरण है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, गाजर तने का रूपांतरण, देखिए गाजर जो होता है ना यह तने का नहीं होता बल्कि ये जड़ मूल का रूपांतरण होता है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। चौथा है कि प्याज पत्ती का रूपांतरण है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए उत्तक है, उससे संबंधित ये इसकी स्थिति पूछा गया है। तो उपास्थि आपका मेरुदंड के आसपास के अस्थियों के मध्य होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, हृदय पेशी है जो कि आपका केवल हृदय में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। चिकनी पेशी जो कि आपकी आंत की भीति में होता है, तो यहाँ पे देखिए तीनों का तीनों सही हो जाएगा ना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि कोशिका के इन वर्तमान सिद्धांतों को रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया था, देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मनुष्य के शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं उनको आरोही क्रम में यहाँ पे सजाने के लिए बोला गया है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, कार्बन के बाद ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन, उसके बाद आपका नाइट्रोजन होता है, उसके बाद आपका कैल्शियम होता है, फिर कैल्शियम के बाद आपका यहाँ पे सोडियम होगा, उसके बाद आपका मैग्नीशियम होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे पूछा गया था आरोही में, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन पूछा गया है। पहला है कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा पूछा गया है कि प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ये भी सही हो जाएगा। प्रोटीन एक समबहुलक हो जाएगा, तो ये तीनों का तीनों जो है ना वो आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का बनना क्या कहलाता है। देखिए कोशिकीय जो श्वसन होता है ना, वहाँ पे ग्लूकोज से जो पायरुविक अम्ल बनते हैं उसको हम लोग ग्लाइकोसिस के नाम से जानते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला है कि प्रभाविका आत्र की असामान्य गति कभी बराबरता और मल का अत्यधिक पतला होना है, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा पीलिया जिसे हम लोग यकृत प्रभावित होता है, ये भी सही हो जाएगा। कोष्ठबद्धता कब्ज, इससे आमाशय में संग्रहित पदार्थों को मुख्य से बाहर निकालने की क्रिया, तो ये सभी का सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वासी-क्वार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को पहचानना है आपको क्वासी-क्वार के संदर्भ में। तो पहला कथन है कि यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होने वाला विकार है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जिनका पोषण माँ के दूध के द्वारा होता है, ये होता है, तो ये भी देखिए आपका ये जो क्वासी-क्वार होता है ना, ये आपका जन्म से ही 6 साल के बच्चे तक हमें देखने को मिलता है। तीसरा, इसमें भी मरासस की तरह हाथ पैर पतले हो जाते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। और डी कह रहा है कि यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे असत्य पूछा था, तो आपका ये बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वधिक ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है ना, ये आपका आरबीसी के द्वारा होता है। आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन होता है, यही इसका परिवहन करता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अंग वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। यहाँ पे वक्ष गुहा के बारे में पूछा गया है। तो वक्ष गुहा जो होता है ना, वो हृदय, यहाँ पे हार्ट और फेफड़ा के ये बीच में अवस्थित होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि इरिथोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स तीनों संगठित पदार्थ मिलकर रक्त का लगभग 80% भाग बनाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इरिथोसाइट या फिर लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या में सर्वाधिक होती है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि लिम्फोसाइट में केवल बी प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही पूछा गया है, तो सही तो आपका सिर्फ 2 हो जाएगा, लेकिन 2 तो ऑप्शन में है नहीं। अगर असत्य पूछेगा तो यहाँ पे आपका 1 और 3 हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से उसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रोटीन है, ये इसका यूज है। तो पहला यहाँ पे ग्लोबुलिन है, तो इसका यूज किया जाता है आपका शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में, तो ये तो आपका सही नहीं हो जाएगा। दूसरा आपका फाइब्रिनोजिन हो जाएगा, जो कि आपका रक्त को थक्का बनाने वाला प्रोटीन हो जाएगा। वहीं पे एल्बुलिन की बात करते हैं, तो ये आपका परेशानी संतुलन में सहायक होती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे लीकोसाइट है। देखिए लीकोसाइट जो होता है ना, लीकोसाइट को हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट के नाम से भी इसे जानते हैं, और ये डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे आरबीसी पूछा जाएगा तो इरिथ्रोसाइट ध्यान रखिएगा, और प्लेटलेट्स पूछा जाएगा तो थ्रोम्बोसाइट ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों का तीनों यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे इरिथ्रोसाइट पूछा गया है, तो आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, और थ्रोम्बोसाइट हम लोग प्लेट को जानते हैं। वहीं पे हम लोग डब्ल्यूबीसी को जानते हैं हम लोग लिम्फोसाइट या फिर लीकोसाइट के नाम से। तो यहाँ पे सुमेलित पूछा गया है ना, तो केवल यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आपका इरिथ्रोसाइट हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। ए बी रक्त समूह आपका सर्वगाही हो जाएगा। वहीं पे सर्वधाता पूछेगा तो ओ ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका इओसिनोफिल्स है, जो कि आपका संक्रमण प्रतिरोधी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। वहीं पे प्लेट की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लड का क्लोटिंग से ये संबंधित हो जाएगा। आरबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे गैसों का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो उसका परिवहन करती है। तो 1 का तो 2 हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 2 और 3 का 3, तो यहाँ पे आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक मतलब पेस मेकर कहते हैं। तो मानव के हार्ट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एसे नोड हो जाएगा। ठीक है, एसे नोड यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन में सहायक होता है। देखिए यहाँ पे उत्सर्जन का अंग पूछा गया है। तो पहला तो आप लोग ध्यान रखिएगा किडनी का। किडनी जो होता है ना वो उत्सर्जन में हमें सहायक देता है। साथ ही साथ आपका यकृत से भी कुछ ना कुछ का उत्सर्जन होता है। फेफड़े से भी आपका होता है, जैसे कि ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड आया बाहर, ठीक है। त्वचा से भी बहुत सारा मतलब जैसे पसीना ये सब का उत्सर्जन होता है। तो ये सभी के सभी जो है ना वो उत्सर्जी अंग होते हैं। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी उत्सर्जी अंग है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म पे विचार कीजिए। यहाँ पे कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो कंकाल पेशी, कंकाल पेशी तो आपका ऐच्छिक होता है। कंकाल पेशी ये आपका ऐच्छिक होगा, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा आपका अंतरंग पेशियाँ हो जाएगी जो आपकी अनैच्छिक होती है। वहीं पे हृदय पेशी की बात करते हैं तो ये भी आपका अनैच्छिक होती है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है ना, तो तीनों का तीनों यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से थकान का मुख्य कारण क्या है। थकान का मुख्य कारण आपका लैक्टिक अम्ल का जमाव के कारण होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कंकाल तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। मानव कंकाल के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे है कि अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियाँ होती है जो शरीर के मुख्य अक्ष पे वितरित होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। दूसरा है कि पसलियों की संख्या टोटल 12 जोड़ी होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है कि फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका जांघ में पाई जाती है। वहीं पे सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिज होता है, जो कि आपका कान में पाया जाता है। तो यहाँ पे तीनों का तीनों जो है ना वहाँ पे सही हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला बोला गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि पीयूष ग्रंथि एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं ना, यहाँ से हार्मोन का प्रोड्यूस होता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर बहिःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं, आपका एंजाइम यहाँ से निकलता है। तो आप लोग साथ ही साथ उसे भी ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि जो होती है ना, वैसे तो ये छोटी होती है, लेकिन ये सभी ग्रंथि को यहाँ पे ये कंट्रोल करती है। इसीलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। पहला देखिए T4 है। T4 को हम लोग क्या कहते हैं, T4 का यहाँ पे आपका थायराइड हो जाएगा। वहीं पे PTH की बात करते हैं तो PTH का यहाँ पे आपका हो जाएगा पैराथायराइड। और GnRH की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। वहीं पे LH की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद आपका 4 हो जाएगा, 4 के बाद आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 के बाद आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे थायराइड ग्रंथि के बारे में पूछा गया है। पहला है कि थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि थायराइड हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि एक्सोथैलेमिक ग्वाटर थायराइड अतिक्रिया का एक रूप है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाइमस ग्रंथि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो पहला है कि यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है ना वो थायराइड के द्वारा उसको निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा है कि यह प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा है कि वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया का कमजोर होना थाइमोसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे असत्य पूछा गया है ना, तो असत्य में यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सही युग्म पूछा गया है।
यहाँ पे ग्रंथि है उससे संबंधित यहाँ पे ये हार्मोन है। अगर अधिवृक्क ग्रंथि की बात करते हैं तो इससे संबंधित आपका नॉरएपिने फ्री हो जाएगा, नॉरएपिने फ्री हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नाशय की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपका एस्ट्रोजन और ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अग्नाशय से एक हार्मोन निकालता है जिसे हम लोग इंसुलिन हार्मोन कहते हैं, जो कि आपका बिट्टा सेल से यहाँ पे निकलता है। वहीं पे पीयूष ग्रंथि यहाँ पे वृद्धि हार्मोन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही कथन यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस द्वीप में पाई जाने वाली बिट्टा सेल निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? तो यहाँ पे स्राव किया जाता है इंसुलिन का। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिए, अगर इंसुलिन की कमी होती है ना तो लोगों को डायबिटीज हो जाता है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे विकास का नाम है, ये इसके उदाहरण है। पहला हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ना एक प्रकार का अनुवांशिक विकार होता है। वहीं पे डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो यह एक प्रकार का सोमियम विकार हो जाएगा। वहीं पे स्किल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो ये आपका उत्पीड़न हो जाएगा। तो यहाँ पे सही पूछा गया है तो केवल यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे हार्मोन है और इससे संबंधित ये कार्य है। पहला हार्मोन यहाँ पे दिया गया है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन का काम क्या होता है? तो शरीर के जो बुनियादी चयापचय दर होते हैं ना उसको ये कंट्रोल करता है, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे एस्ट्रोजन है जो कि मासिक धर्म चक्र के विनिमय करता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे रिलैक्सिन हो जाएगा जो कि मासिक जो आपका मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए रिलैक्सिन जो हार्मोन होते हैं ना ये क्या करते हैं, जो प्रसव पीड़ा होता है ना उसमें ये सहायक होते हैं, दर्द में सहायक होते हैं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। वहीं पे टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो मादा प्रजनन ऊतकों के विकास में ये सहायक होती हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करती है? तो आरक्षित ईंधन का काम क्या करती है? यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन। अगर जंतु की बात किया जाएगा तो ग्लाइकोजन हो जाएगा, वहीं पर अगर प्लांट की बात किया जाएगा तो यहाँ पे आपका स्टार्च हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रक्तदाब द्वारा रक्त उन रक्त वाहिकाओं की भित्तियों को दबाता है जिनमें वह प्रवाहित होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा धमनी रक्तदाब। ठीक है, तो धमनी रक्तदाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त भंडार रहता है जहां से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लीहा। वैसे प्लीहा को हम लोग आरबीसी का कब्रगाह के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की जागरूकता को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होता है जो शरीर की जागरूकता को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रामस्तिष्क। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंड्रोजन ए और बी होते हैं परंतु कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? देखिए कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग होता है जहाँ पे एंड्रोजन तो होता है ए बी लेकिन उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ए बी। लेकिन वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस रुधिर वर्ग में एंड्रोजन ए बी नहीं होता बल्कि एंटीबॉडी होता है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा ओ। ओ को हम लोग सर्वदाता कहते हैं और ए बी को हम लोग सर्वगाही कहते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्णाधर पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है लेकिन फिर भी इस लड़की का पुत्र वर्णाध हो सकता है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे एक्स जो गुणसूत्र होते हैं ना वो प्रबल होते हैं, तो यहाँ पे एक्स गुणसूत्र पे और प्रबल हो जाने के कारण ऐसा होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त शर्करा के स्तर के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो शरीर के अंदर जो रक्त शर्करा होता है ना उसके नियमन के लिए जिम्मेदार आपका होता है इंसुलिन, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो श्वास और हृदय गति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये किया जाता है आपका किया जाता है मेडुला के द्वारा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये सारे के सारे VVI क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ पे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है? तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हरा पौधा जो होता है ना वो यहाँ पे अपना भोजन का निर्माण करता है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ पे पाई जाती है? तो मध्य कान में। मेलियस जो होता है ना वो हमारे शरीर के मध्य कान में पाया जाता है। वैसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कि वो भी आपका कान में ही पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नली में अंगों के द्वारा स्त्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये आपका निभाता है पित्तरस, पित्तरस और अग्नाशय रस। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाक और गले के श्लेष्मा झिल्ली को आमतौर पे प्रभावित करने वाला एक गंभीर संक्रामक जीवाणु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा क्लेमाइडिया, ये आपका हो जाएगा क्लेमाइडिया। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती के माध्यम से भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है? के माध्यम से भोजन को सभी जगह कौन पहुंचाता है? तो ये आपका फ्लोएम हो जाएगा। वहीं पे जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम जो जड़ से पानी को शोषण करता है ना, तो इसको पूरे प्लांट में यहाँ पे ये पहुँचाता है। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी और उन्नत इकाई है। तो ये बिल्कुल सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंग है जो कि प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है? तो ये किया जाता है गोल्जी इकाई के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था स्लाइडेन और स्वान और साथ ही साथ विर्चो। तो ये आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिका अंगक जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पादप कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये आपका हो जाएगा सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, ये यहाँ पे उपस्थित होता है लेकिन वहाँ पे वो उपस्थित नहीं होता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग इंसुलिन छोड़ती है? तो देखिए, जब भी आपका जो बीटा सेल बढ़ता है ना, तो यहाँ पे आपका इंसुलिन को ये छोड़ता है। और अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ आपको देखने को मिल सकती है। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं आमतौर पे विभाजित नहीं होती है लेकिन उन्हें विभाजित होने के लिए प्रेरित किया जाता है? देखिए, ये कोशिकाएं जनरली विभाजित होती नहीं है, बट उनको विभाजित होने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा यकृत कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर में मौजूद जो प्रोविटामिन या फिर कैंसर रोधी पदार्थ होते हैं वो कौन होता है? ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा बीटा कैरोटीन। गाजर में आपका बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन लाल रक्त पेट्रोलियम के निर्माण या यांत्रिक कार्य प्रणाली और डीएनए स्टोरियो से शुरू होता है? तो ये आपका शुरू होता है विटामिन B12। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन में हरा वर्णक होता है जिसे कहा जाता है यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को एकत्रित करता है या किसके लिए सहायक होता है? तो ये आपका पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये आपका वहीं पे देखने को मिलता है। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। देखिए, पहला टमाटर में पाया जाने वाला एसिड आपका सैट्रिक हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में पाए जाने वाला एसिड यहाँ पे देखिए ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। वहीं में बीज में पाए जाने वाला एसिड आपका टार्टरिक हो जाएगा, कि मक्खन में पाए जाने वाला आपका ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। तो ये दोनों का दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, लेकिन टमाटर वाला जो है ना ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विटामिन लीवर, दूध, अंडा, मछली में पाया जाता है और यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। यह विटामिन की कमी से खत्म हो जाता है। संयुक्त रूप से विटामिन का उल्लेख किसके बारे में किया गया है? तो ये किया गया है विटामिन ए के बारे में। आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन ए होता है। तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। अगर विटामिन ए की कमी होगी ना तो आपकी आँखों में प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े की कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? फेफड़े में जो कुपिका होती है वो क्या काम करती है? तो फेफड़े का जो आयतन होता है ना उसको ये बढ़ाते रहती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव फेफड़े का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? तो मानव शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ को प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा एल्वियोलाई हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूत हड्डी और दांतों का निर्माण करके कार्य करती है? तो दांतों का जो निर्माण होता है ना उसके लिए आपका कैल्शियम का यूज किया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है ना वो हड्डी को मजबूत करता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य यहाँ पे पूछा गया है। तो वे कोशिका की मरम्मत के लिए रसायन प्रदान करते हैं और पाचन में सहायक होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये पाचन में सहायक तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि वे शरीर के भीतर हार्मोन को विनियमित करने और शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, ये भी गलत हो जाएगा। वे सभी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक खाद्य पदार्थ आयरन से समृद्ध हो। देखिए यहाँ पे आयरन के बारे में पूछा गया है। तो ये आपका देखिए आंवला में आयरन होता है, पालक में भी होता है, गुड़ में भी होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु द्वारा फैलता है। तो ये आपका क्षय रोग हो जाएगा, जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, और इसमें प्रभावित अंग जो है ना वो आपका फेफड़ा हो जाएगा। तो वो एयर के द्वारा भी फैलता है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी वैक्सीन द्वारा विकसित किया गया है। तो क्षय रोग के प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी का जो वैक्सीन लगता है ना, तो उसको किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये आपका किया गया था अल्बर्ट कैलमेट और केमली के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त सीरम में महत्वपूर्ण प्रोटीन एल्बुमिन के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो ये जो एल्बुमिन है ना, इसके लिए उत्पादन के लिए जिम्मेदार आपका होता है यकृत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेट्रोक्राइन विषमस्रावी ग्रंथि क्या होती है। ये जो विषमस्रावी ग्रंथि होती है ना, ये आपका हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, और जो आपका बहिःस्रावी ग्रंथि होती है ना, इसी को हम लोग हेट्रोक्राइन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 100 क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।